समझौतों के मद्देनजर लगातार ये बहस जारी है कि 6 समझौते होंगे अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच। संबंध इस तरीके से बनेंगे जिससे ये लगेगा कि वाकई साथ साथ दोनों देश चल रहे हैं। राजीव डोगरा जी, अब हम लोग को लगता है कि हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है और क्या वाकई अमेरिका उस ज़रूरत के साथ खड़ा होगा? अगर उस हिस्से को हटा दीजिए कि एनर्जी के फील्ड में क्या होने वाला है, डिफेंस में क्या होने वाला है, मौजूदा वक्त में भारत की ज़रूरत अमेरिका को लेकर क्या है जिसको लगता है कि हाँ ये अब होना चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप देखें, आपका नेबरहुड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और आपके चीन के साथ रिश्ते दोस्ती के नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान के साथ है। रशिया अपनी उलझन में फंसा हुआ है। तो रह दे के बचा कौन? जो स्ट्रेटेजिक नज़रिए से अगर आप देखें तो यूएसए अभी भी सुपर पावर है और अभी भी उसकी दुनिया में मानी जाती है। तो भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। और जैसे वॉशिंगटन पोस्ट में आज आर्टिकल आया है कि ओबामा में अप्रोच मोदी फॉर कोऑपरेशन ऑन द चाइना इशू, तो अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के अलग हट के भी अमेरिका का ज़रूरत है भारत की ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। और तीसरी चीज़ ये है, जो वाणिज्य की बात हो रही थी, हम भारत की दृष्टि से बात कर रहे थे, मैं कहूँगा कि अमेरिका के दृष्टिकोण से भी समझें, चाहे वो डिफेंस की फील्ड है या कॉमर्स और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की फील्ड है। डिफेंस में जब तक डिफेंस इंडस्ट्री को बड़े बड़े ऑर्डर ना आते रहें, वो बंद हो जाती। इटली, फ्रांस वगैरह में बंद होने की स्थिति में काफ़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, जबकि इम्पोर्टेंट थे। अमेरिका का भी डिफेंस ऑर्डर्स ड्राई अप हो रहे हैं। तभी प्रेसिडेंट ओबामा इतनी कोशिश करते रहे और भारत ने $10 बिलियन के उनको ऑर्डर दिए पिछले 7-8 साल में। जी, तो अमेरिका की भी डिफेंस में उतनी ही ज़रूरत है कि भारत परचेज़ करता रहे, तो इसलिए यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी वो तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जो अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, वो चाइना के ऊपर जो उनकी इंडस्ट्री की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। चाइना उन्होंने इंडस्ट्री इसलिए की कि वहाँ पे वेजेस कम थे, अट्रैक्टिव मार्केट थी, ह्यूज मार्केट थी चाइना दुनिया की। अब चाइना जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के नज़रिए से डिज़ायर्ड कंट्री बहुत ज़्यादा नहीं रही, वेजेस चाइना में ज़्यादा हो गई हैं। नहीं, अभी हम इस पे आ जाए कि भारत की ज़रूरत जो तत्काल भारत उनको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मार्केट लग रही है, लार्ज मार्केट लग रही है, और यहाँ पे जो उनका सरप्लस कैश है वो इधर ही एब्जॉर्ब हो सकता है। ज्योति जी, देखिए, भारत की ज़रूरत को अगर आप पूछें तो मोदी जी का क्या मानते होंगे कि अपनी आबादी को, भारत के अंदर, हम जो हैं भारत के अंदर, कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम ऊंचा करें। और वो कैसे हो सकता है कि जब तक आपको पैसा चाहिए, अगर आपके अंदर आपकी जो आर्थिक स्थिति है कमज़ोर है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा अमेरिका जैसे देशों से ही आएगा। लेकिन जो राजीव कह रहे हैं, जो राजीव जी ने अभी कहा कि अगर आप अमेरिका की दृष्टि से देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो ये जो साझेदारी बन सकती है भारत और अमेरिका के बीच, ये बहुत ही अहम है। और मैं इसके साथ जापान को भी जोड़ना चाहूँगी, जहाँ पर मोदी जी अभी होके आए हैं। अगर जापान $35 बिलियन भारत के अंदर निवेश करेगा अगले कुछ 10, 12, 15 सालों में, और अमेरिका भी निवेश करने की सोचेगा, तो एक ये जो है अमेरिका, भारत और जापान के बीच एक जो रिश्ता बन सकता है। और ये रिश्ता इसीलिए भी बन रहा है चीन को सामने रखते हुए। देखिए, इसी पे यही बड़ा महत्वपूर्ण है। चीना साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या चीन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक स्थिति में आकर फंस गया है जहां अमेरिका की ज़रूरत भारत को साथ लेकर चलने की ज़्यादा है? देखिए, यदि आप बाकी पावर्स को देखें तो जैसे राजीव जी ने कहा है कि रूस उलझा हुआ है, वो यूक्रेन का मामला है, वहाँ नेटो भी बीच में है। तो चीन यदि कोई बाइपोलैरिटी की तरफ मूवमेंट हो तो वो चीन ही है जो उस तरफ मूव कर सकता है। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, हमारे तुलना में चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर है।
उनका बाज़ार हमसे ज़्यादा है, वेजेस उनका ज़्यादा है, मगर फिर भी जैसे आप सेल फोन वगैरह में देख रहे हैं, नहीं वो मतलब मार्केट अमेरिका में का नज़दीक आना सिर्फ अमेरिका की स्टैग्नेंसी है, ये माना जाएगा? नहीं, अमेरिका के साथ आना ये भी है कि वो सुपर पावर है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितने 5 साल पहले थी, मगर फिर भी वो चाहेंगे कि कुछ पूंजी की वो निवेश करें, और भारत को मुझे लगता है 2 हिस्से में देंगे, एक देंगे और फिर कहेंगे देखेंगे आपका कैसे रहा, मगर वो उनको भारत लगता है कि ये राजनीतिक एलाई भी है। जो IS का मामला है उसमें भी वो चाहता है कि भारत का सहयोग, भारत का सहयोग मिले। मुनी साहब, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका भारत की ज़रूरत हमेशा से रहा है, नेहरू के ज़माने से रहा है। नेहरू 49 में पहली बार अमेरिका गए और जाते हुए उन्होंने ये कहा कि ही रोट ए लेटर टू कृष्णा मेनन, कृष्णा, let us align ourselves somewhat with the US to build ourselves scientifically, economically and technologically. ये ज़रूरत आज की नहीं है। अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट जो सारी डिबेट ये इंडो अमेरिकन रिलेशंस का है कि अमेरिकनों ने तवज्जो नहीं दी हमको। रूस से हम हथियार खरीदने तब गए जब फ्रांस और अमेरिका ने मना कर दिया। नो, इसीलिए अमेरिका ने हमको तवज्जो नहीं दी। मैं भी यही कह रहा हूँ। ओके, हमको तवज्जो नहीं दी, सवाल ये नहीं है, वो दोनों को देना चाहते थे। देखिए, अमेरिकन पॉलिसी में दे वांटेड टू यूज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन नेहरू ने कहा कि या तो बराबरी के लेवल पे, जो आज मोदी जी कह रहे हैं, बराबरी के लेवल पे आपसे रिश्ता होगा, नहीं तो रिश्ता नहीं होगा। तो वो रिश्ता नहीं, 1 मिनट रुक जाइए आप। तो इसलिए तो ये ज़रूरत हमेशा से रही है, और अभी जो चेंज आया है वो 1999 से। देखिए, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पहलू है। फर्स्ट, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट फ्रेंडली टू इंडिया। सेकेंड, क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन 1998 के बाद में, थैंक्स टू अटल जीज न्यूक्लियर एस्पेक्ट, कि उन्होंने इंटरवीन किया और पाकिस्तानियों को बुला के ड्रेसिंग डाउन दी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल सैक्रोसेंट है, इसको तुम नहीं वायलेट करोगे। चेंज तब से हुआ है। उसके बाद क्लिंटन हैज कम टू इंडिया। चाइना टू हेल्प पाकिस्तान आल्सो, व्हिच वन? कारगिल के वक्त मुझे जो लगता है कि चीन एक बहुत इम्पोर्टेंट कि जो अच्छी अमेरिका ने, गलत क्या कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या गलत है? टू हेल्प पाकिस्तान एज वेल इन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो 1998 का जो आप कह रहे हैं उसमें ये बात, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक इशू, बट आई थिंक द बिगेस्ट टेकअवे पॉइंट इज पब्लिक सेक्टर वाज एन इंपॉर्टेंट इशू व्हिच अमेरिका वाज। मैंने पहले बताया है, जस्ट अ मिनट, आई हैव टोल्ड यू 1986 में अमेरिकन कमर्शियल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसमें हिंदुस्तान वाज द बिग एमर्जिंग मार्केट। They did not touch you for 10 years after that. देखिए, मुझे क्या लगता है कि पंकज जी, एक बात मैं जोड़ दूं, शीत युद्ध के बाद जो भारत अमेरिका संबंधों में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए तो नहीं आ पाई। उसके 2 कारण थे कि अमेरिका का जो अप्रोच रहा है भारत को एक सैटेलाइट कंट्री के रूप में देखने का, जो भारत कभी एक्सेप्ट नहीं किया शुरू से। वो बदला है। आज मैं खत्म कर लूँ। आज भारत अमेरिका के संबंधों में जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो 3 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भारत का जो डायस्पोरा है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम एक जानकारी आ रही है, गौरव, ये कब तक ये शिखर वार्ता जो है ये कब तक जारी है और कितनी देर में आज जो जानकारी आ रही है, क्या ये खत्म होने वाली है? गौरव, राहुल, ये शिखर आप भी वहीं पर मौजूद हैं, ये शिखर वार्ता क्या खत्म होने वाली है? क्योंकि उधर देख रहे हैं ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब कुछ तैयार है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में होने वाली है। प्रसूनिंदर सूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन अमेरिकन रिलेशंस के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। बताइए कि आपके हिसाब से मोदी और ओबामा की जो मुलाकात है कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी कामयाब रह सकती है, और इसमें से क्या निकल सकता है? दर्शक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे क्या उम्मीद करें? देखिए, ये जो विजिट है बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। जो उनका ऑपेड आज आया है उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि कोई भी इश्यू नहीं है जिसमें हमारे साथ और अमेरिका के साथ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस अप्रोच में है पर फंडामेंटल नहीं है।
सो एज फार आई एम कंसर्न ये उनकी जो विजिट है ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। हम देखेंगे जिनके थिएट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, इनके जो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, और जो इसके बाद स्टेटमेंट आएगी दे विल रीइटरेट कि हमारा जो रिलेशनशिप है इससे स्टार्टिंग पॉइंट। वन थिंग एक हमें याद रखनी चाहिए कि मोदी साहब ही इज़ अ ग्रेट लीडर बट ही इज़ नॉट ए मैजिशियन। द हार्ड वर्क जो है इट्स अहेड ऑफ अस। सो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, वंडरफुल। तो सब्सटेंस पे आप इसको देखिए, पीछे अभी भी वंदे मातरम चल रहा है, यहाँ पे पार्टी तो खूब हो रही है। सब्सटेंस पे आप इसको कितने मार्क्स देते हैं और कलर पे आप इसको कितने मार्क्स? देखिए सब्सटेंस और कलर को आप डिफरेंट नहीं कर सकते। जो पहली विजिट है प्राइम मिनिस्टर की, ये ऐसी सक्सेसफुल विजिट किसी और प्राइम मिनिस्टर की कभी नहीं हुई। उनको जो रिसेप्शन मिला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, यहाँ पे बाकी देशों के नेताओं से कंपेयर करते हैं, तब मोदी की विजिट और मानिए चीन का नेता आता है, जापान का नेता आता है, जर्मनी का नेता आता है, कैसे तुलना करें? कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि दो बातें, एक तो इंडियन अमेरिकन आप देख रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी जो आए हैं, इन्होंने मोटिवेट किया है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को। मैं एक सुबह कह रहा था कि पहली बार देख रहा हूँ कि इस शहर में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी बात पे एग्रीमेंट नहीं है, पर एक बात पे एग्रीमेंट है, इंडिया के साथ रिलेशंस। सो जो मोदी साहब ने क्रिएट किया है एक्साइटमेंट, ये अनयूजुअल है। क्योंकि ये एक्साइटमेंट मे बी इंडियन अमेरिकन, मे बी ओबामा, कई इसके फैक्टर्स होते हैं और उनकी अपनी पर्सनैलिटी। पर लोगों को चिंता इस बात की है कि ओबामा अब अपने प्रेसिडेंसी के आखिरी दौर में घुस रहे हैं। इसको कहते हैं लेम डक प्रेसिडेंसी यहाँ अमेरिका में। आपको लगता है कि लेम डक प्रेसिडेंट बनने की वजह से तमाशा तो खूब खड़ा हो सकता है, लेकिन निचोड़ में निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ओबामा अभी डिलीवर करने की स्थिति में नहीं। मोदी अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे है और ओबामा का टर्म खत्म हो रहा है। देखिए मोदी साहब की सबसे हायर प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट, 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 और वो इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमें इंडियंस को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो अमेरिका का ड्राइवर है वो प्राइवेट सेक्टर है। सो इन्वेस्टमेंट साइड पे मैं समझता हूँ कि जो एक्शन है वो हमारी तरफ है, इंडिया की तरफ है। जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ओबामा के पास अभी भी कॉमन इंटरेस्ट, मैंने स्टेटमेंट में देखा है, मोदी साहब ने कहा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। ये बहुत अच्छा है। सो मैं कहता हूँ कि ओबामा के जो 2 साल रह गए हैं, जो बाईपार्टिसन एग्रीमेंट है, वी शुड कैपिटलाइज ऑन दैट। आई लव माई इंडिया के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टमेंट, 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 ये अहम है। सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट SAE टावर्स। इन्वेस्टमेंट की तो मांग हो रही है, पुकार इन्वेस्टमेंट की। आपको लगता है कि इस दौरे के बाद अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो कि आना हिंदुस्तान में रुक गया था थोड़ा, वो दोबारा आना शुरू होगा? मेरे को पूरा विश्वास है ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह की कल मीटिंग हुई है बिजनेसमैन के साथ, और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से उन्होंने बाहर आके जो अपनी फीडबैक्स दी हैं, उससे पूरा कॉन्फिडेंस जगा है। और कई कंपनियां तो जो उनसे मिली हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो ऐसी कंपनियां हैं जिनका ऑलरेडी बेस इंडिया में है, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगा है और वो इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे। और मैं तो ये चाहूँगा, अमेरिकी कंपनियां बहुत सवाल पूछ रही थी, थोड़ा सवाल पूछ रही थी मोदी से कि रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इजाज़त नहीं मिलती, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड हिंदुस्तान का खराब रहा है, कंपनियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको लगता है कि उसके बावजूद आना शुरू होगा मोदी की वजह से? नहीं, वो बिल्कुल कंपनियों का जो भी ऑब्जेक्शंस है या जो भी उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस अपने जाहिर करे हैं, वो एक्चुअली एक परसेप्शन के बेस पे है। अब वो परसेप्शन मोदी के आने पे चेंज हुआ है, वो परसेप्शन अब पॉजिटिव हो गया है। जिस तरह से मोदी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से और जो गौरव, आप भी वहाँ पर हैं, कुछ सवाल तो हमारे जहन में भी है कि बच्चों का स्कूल छूट गया होगा, और ये जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय है, जिस तरीके से नाच गीत हो रहा है, ये मैसेज वहाँ पर क्या है? सिर्फ उत्साह उल्लास का मैसेज है, स्वागत का मैसेज है, इसके ज़रिए दबाव बनाने का मैसेज है, इसके ज़रिए कहीं इस बात का जिक्र हो रहा है कि हम पहली बार आज़ाद महसूस कर रहे हैं सांस्कृतिक तौर पर भी, और मोदी जी आए हैं तो 8-9 बरस तक लगातार वीज़ा जो नहीं दिया गया उसका भी एक आक्रोश है। क्या है ये सब कुछ गौरव? क्या लगता है राकेश जी, क्या होगा ये? मुझे लग रहा है कि कई वर्षों से भारतीयों के मन में ये बात थी कि नरेंद्र मोदी के साथ अन्याय हुआ है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ। छोटे छोटे नाच रहे थे, उनको आइडिया देखिए उन बच्चों में भारतीयता की जो भावना थी, भारतीयता की भावना किसी में भी होगी, लेकिन ये सवाल थोड़ा नहीं, तो एक उत्साह था, एक प्रधानमंत्री इतने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री, स्कूल वाले ने कहा होगा ना जाइए छुट्टी है। देखिए मोदी 2 बातों को प्रेजेंट करने आए हैं, एक तो मोदी, दूसरा नरेंद्र।
वो भारत की सभ्यता और संस्कृति का कहीं न कहीं प्रतीक बन के गए हैं। वो प्रधानमंत्री और संस्कृति के एक मैसेंजर के रूप में भी गए हैं। जो भी काम कर रहे हैं स्वाभाविक सहज तरीके से कर रहे हैं। सब स्वाभाविक, सब सहज, लेकिन अपना तो हाँ। देखिए मैं इसमें एक बहुत डिफरेंट एंगल सोचता हूँ। आपने भी मुझसे पहले सवाल भी पूछा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब नया डिस्पेंसेशन आ गया, सब कुछ बदल गया, आप आइए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी मैं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, उससे पॉलिटिकल मत सोचिए, मगर कहीं ना कहीं विगत कुछ वर्षों में एक स्वाभिमान का हनन तो हुआ था, क्योंकि अच्छा तो हमको सुन नहीं रहे थे वहाँ पे, ना तो पर्सनालिटी का कोई ऐसा था कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो कि हाँ हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ रहा है विदेश में। अब आखिरकार जब एक नया डिस्पेंसेशन इतने बड़े मेजॉरिटी के साथ आया है, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जिसकी आप लोगों ने कभी आंदोलन क्यों नहीं किया पॉलिटिकली कि स्वाभिमान भारत का कम हो गया है मनमोहन सिंह के रहने पर? तो इतना आंदोलन किया तभी तो मोदी जी आए हैं। नहीं, स्वाभिमान का जिक्र कभी नहीं कहा कि विदेशों में स्वाभिमान भारत का कम हो गया। नहीं, देखिए स्वाभिमान कम हुआ है। जब हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान का मान कम हो गया तो विदेश में तो स्वाभाविक रूप से होगा। घर के भीतर तो बर्तन खड़कते रहते हैं। नहीं, बर्तन नहीं खड़कने की बात है। घोटाले हुए जो जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, मैंने अमेरिका में है संबित पात्रा जी, पंकज जी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में है। वो उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं 31% के जिन्होंने उनको वोट दिया, और वो उन 69% के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। बिल्कुल, तभी तो 125 करोड़ राजनीति मत करिए। तभी तो एक नहीं राजनीति क्यों नहीं, डिस्कशन कर बताना चाहता हूं, जैसा अभी जिक्र कर रहे थे 1949 में मैं पूरा कर लूं विषय को। जवाहरलाल नेहरू गए थे। सवाल पूछा कि वहां जो आप इनकी बात मेरी बात उन्होंने सुना नहीं, मैं उनकी बात पूरी सुन लूं। सबसे पहले नहीं क्यों मैं